गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसमें अध्याय तीसरे के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत संघीय न्यायपालिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हमने कल चर्चा की न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका और अधिकार किस प्रकार से भूमिका निभाती है न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा में, और न्यायपालिका और संसद किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, या किस प्रकार से जो संसद के कार्यों में न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती है। अपन आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यायपालिका और अधिकार। न्यायपालिका और अधिकार। देखिए, न्याय जो व्यक्ति के अधिकारों का जो हमारे संविधान के अंदर हमारे को मूल संविधान में 7 थे, और वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर जो भारतीय नागरिक है उनको कितने अधिकार प्रदान किए गए? 6। इन 6 अधिकारों की रक्षा का जो जिम्मा है, जो दायित्व है, किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका। साथ ही साथ में ये संविधान की व्याख्या से संबंधित भी जो कार्य है वो न्यायपालिका ही करती है। तो देखिए, व्यक्तियों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा का दायित्व किसको है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ये हमारी बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया है? न्यायपालिका। न्यायपालिका किस प्रकार से करती है भाई? हमारे सामने जो भी रिटों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करती है, 5 रिट दायर करके वो व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। तो जिन्हें हम न्यायपालिका की 2 विधियों से समझ सकते हैं। कितनी विधियों से? 2 विधियों से समझ सकते हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का, तो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व है किसको सौंपा गया है भाई? न्यायपालिका को। व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व है न्यायपालिका को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका। जो भारतीय संविधान के अंदर जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए 6, उनकी सुरक्षा का दायित्व किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका को सौंपा गया है। जिन्हें न्यायपालिका न्यायपालिका 2 विधियों से पूरा करती है। जिन्हें न्यायपालिका 2 विधियों से पूरा करती है। अब 2 विधियां कौन कौन सी है? इन 2 विधियों के माध्यम से व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करती है कौन? न्यायपालिका। वो 2 विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि है अनुच्छेद। 2 विधियों में पहली विधि है अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 में पांच रिटें, इन 5 रिटों के माध्यम से
अनुच्छेद 32 के अंदर अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 को हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये दोनों के दोनों इन अनुच्छेदों के अंतर्गत 5 रिटों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो 5 रिटें जैसे 5 रिटें कौन कौन सी हैं भाई? जैसे है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण के बाद में प्रतिषेध है, प्रतिषेध के बाद में अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा जारी, अधिकार परीक्षा जारी करके मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। तो हमारे को कि जो न्यायपालिका है वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करती है? 2 अनुच्छेदों के माध्यम से, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के अंदर उच्चतम न्यायालय है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, वो इन 5 लेखों के द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। 5 लेख कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, परम आदेश देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को बंदी बना लिया गया है तो क्यों बंदी बनाया गया है उसको, उसके बारे कारणों के बारे में जो जांच करना या चर्चा करना, ये सारी बातें कौन करती है? न्यायपालिका। प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार के तहत कोई काम कर रहा है, ये 5 रिटों के माध्यम से क्या करती है? न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है या रक्षा करती है। पहली विधि तो है अनुच्छेद 32 और 226 का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका के द्वारा इन 5 रिटों के माध्यम से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। अब दूसरी जो विधि आती है उसके अंदर वो है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या से संबंधित कि देखिए दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। दूसरा प्रावधान संविधान की व्याख्या, जिसका यह दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है भाई? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों की, या ध्यान में रखनी होगी बात, अनुच्छेद 13 में कार्यपालिका के कार्यों की और व्यवस्थापिका के कानूनों को न्यायपालिका क्या करती है? उनको वैध और अवैध घोषित कर सकती है। किसमें व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को
पालिका के कार्यों को, कार्यपालिका के कार्यों को और व्यवस्थापिका के कानूनों को, कार्यपालिका के कार्यों को तथा व्यवस्थापिका के कानूनों को, व्यवस्थापिका के कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार से संविधान की व्याख्या करने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। यह किसके माध्यम से पूरा करती है? ये न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वो सही है या गलत है, इनको वैध और अवैध घोषित कौन कर सकती है? न्यायपालिका। इसी के साथ व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो उचित हैं या अनुचित हैं, उनको अनुचित या अवैध घोषित करने का कार्य भी कौन करती है? न्यायपालिका के द्वारा। इस प्रकार से वो संविधान की व्याख्या करती है। कौन? न्यायपालिका। तो इस प्रकार से न्यायपालिका और अधिकारों की अपन ने चर्चा की। अब अगला इसी में बिंदु है न्यायपालिका और संसद। अगला बिंदु है न्यायपालिका और संसद कि न्यायपालिका संसद में किस प्रकार से क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। न्यायपालिका और संसद के अंदर जो विषय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब न्यायपालिका ने अपने दायरे में ले लिया है। क्या किया है कि न्यायिक जो पुनरावलोकन के दौरान, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ चुके हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया वो है जिसके अंदर सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग के अंतर्गत एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका। न्यायपालिका के द्वारा इन दोनों अंगों के ऊपर जो इनके कार्यों को और इनके कानूनों को, 2 अंग कौन कौन से? जो व्यवस्थापिका के तो कानूनों को और कार्यपालिका के कार्यों को जो अवैध घोषित करने की जो न्यायपालिका की शक्ति को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो यदि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यदि कोई मान लो कोई दायरे में नहीं आ रहा है, कोई विषय न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अनुच्छेद अपन ने अभी पढ़ी थी कि अनुच्छेद 13 के अंदर है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है जिसका प्रयोग करते हुए न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों के और व्यवस्थापिका के कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इसको इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। कि न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आती है, मान लो कोई विषय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आ रहा है तो अब न्यायपालिका ने उस विषय को भी अपने दायरे में ले लिया है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति है, राष्ट्रपति क्या शक्ति है, राज्यपाल की क्या शक्ति है, इनके ऊपर भी क्या है? जो न्यायपालिका अपना निर्णय देती है, क्योंकि इनको भी अपने दायरे में ले लिया है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। जैसे क्या निर्देश दिए? जैसे सीबीआई को निर्देश दिया है, सीबीआई है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको निर्देश दिया है किसने? न्यायपालिका ने, कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। भ्रष्ट जो राजनेता हैं और जो नौकरशाह हैं उनके विरुद्ध जांच करे। तो इसके अंदर जो इस प्रकार से मुख्य बात यही आती है कि जो विषय न्यायिक पुनरावलोकन के न्यायिक
पुनरावलोकन, जो विषय न्यायिक पुनरावलोकन, जो विषय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, जो विषय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब न्यायपालिका ने अपने दायरे में ले लिया है, उन्हें भी अपने दायरे में ले लिया है। जैसे कौन सी विषय भाई? जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कौन से विषय हैं? जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां, इन शक्तियों को भी किसने? न्यायपालिका ने अपने दायरे में ले लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं, जो कार्यपालिका की संस्थाओं को जैसे निर्देशित किया, कार्यपालिका की संस्थाओं किसने? न्यायपालिका ने। जैसे हम सीबीआई को निर्देश दिया है, सीबीआई है उसको निर्देश दिया है किसने? कि न्यायपालिका ने, कि जो भ्रष्ट जो राजनेता हैं और जो नौकरशाह हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। भारतीय संविधान शक्ति के बाद भारतीय संविधान साथ में भारतीय संविधान जो शक्तियों का बांटा गया है 3 सूचियों के माध्यम से, तो भारतीय संविधान शक्ति के बंटवारे में अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने का कार्य, कानून बनाने साथ ही साथ में अपन वही बातें दोबारा चर्चा करेंगे कि कानून बनाने का कार्य किसका है भाई? व्यवस्थापिका का। संविधान में संशोधन करने का काम किसका है? संसद या व्यवस्थापिका का। और जबकि इन्हें लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। और विवादों को सुलझाने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का। और ये सारे के सारे किसके? न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। हमने तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, जो न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका है, संघीय कार्यपालिका है, संघीय व्यवस्थापिका है। तो इस प्रकार से इन तीनों अंग एक दूसरे के अंदर अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तीनों अंगों के अंदर एक दूसरे का संतुलन स्थापित करने के लिए कौन सा? अवरोध और संतुलन का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इसी के साथ में अपना जो संघीय न्यायपालिका टॉपिक है वो संपन्न हुआ। कल हमारा अध्याय चलेगा, लेसन संख्या 4 है, राज्य स्तरीय तथा एवं स्थानीय शासन। राज्य का स्तर का शासन है और स्थानीय स्तर के जो शासन उनके बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।